लेंगे तो जो अपने अहम क्रिया की केयर वो नेचुरल कोर्स में फिर आने लगेगी। और अहम की केयर लेने में अपन ने गड़बड़ाध्याय कर दियो, फिर तो सारे सारे विचित्र विचित्र प्रोनाउंसिएशन होंगे। आयन ख्याल में? तो ये एक बड़ा भारी रहस्य है। वैसे एक बात सच्ची है कि अहम को इतनो प्राइमरी रोल है वोवेल के जितनो, पर यासु कॉन्सोनेंट की केयर लेनी नहीं ऐसा नहीं है। अपन जाने कि बंगाली में एस को श बोले हैं और वो बंगाली को कोई नहीं हो कही कैसे कॉन्ग्रेचुलेशन माने कही शेम टू यू। तो थोड़ी बहुत केयर अपने को थोड़ी बहुत केयर अपने को कॉन्सोनेंट की भी लेनी पड़ेगी, नहीं तो शेम टू यू हो जाए। ये एक खास तकलीफ है, पर प्राइमरी तकलीफ कौन वोवेल के प्रोनाउंसिएशन की है, तो वो पहले केयर लो, वो केयर लोगे वहां के बाद शेम टू यू नहीं होगी। ये एक खास रहस्य है। तो ये अपन ने, ये मूल साइकोलॉजी की बात है, और साइकोलॉजी की बात है या के लिए अपन देख सकें कि जब अहम को प्रश्न उठे है, अहम के स्वस्थता को, अहम के अस्वास्थ्य को, तो बहुत सारे साइंस की ब्रांचेस या में आगे आवे हैं अपने अपनी थियरी और अपने अपने प्रपोजिशन के साथ। और वो इश्यू सिर्फ कोई एक साइकोलॉजी को नहीं है, साइकोलॉजी तो फाइनल कल्मिनेशन है अहम को, जहाँ में अहम की इवेल्युएशन अपन करेंगे। पर अपन जाने हैं कि सेल्युलर बायोलॉजी को अहम के साथ कुछ न कुछ है संबंध, फिजियोलॉजी को अहम के साथ संबंध है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को अहम के साथ संबंध है, सोशियोलॉजी को अहम के साथ संबंध है, और पॉलिटिक्स को अहम के साथ संबंध है, इकोनॉमिक्स को अहम के साथ संबंध है। बहुत सारे अहम के जो इश्यूज हैं वो इकोनॉमिकली सॉल्व हो सके हैं, सोशियोलॉजी से सॉल्व नहीं हो सके हैं। स्वस्थ या अस्वस्थ अहम के, बहुत सारे स्वस्थ और अस्वस्थ अहम के जो प्रॉब्लम हैं वो सोशियोलॉजी ही सॉल्व कर सके, इकोनॉमिक्स सॉल्व नहीं कर सकेगी, कुछ फिजियोलॉजी सॉल्व करेगी। कुछ अहम के ऐसे एस्पेक्ट हैं जो साइकोलॉजी ही डील करके सॉल्व कर सके हैं। तो ये अपन सोच सके हैं कि विषय की गंभीरता कितनी है, और उन सारे साइंस के हिसाब से जो भी कुछ अहम के एस्पेक्ट हैं वो तो अपन यहाँ डील करने बैठे तो रामायण ही पूरी नहीं होवे, पर वो रामायण पूरी नहीं होवे तो ना होवे, फिर कभी देखेंगे, कोई वक्त देखेंगे। पर या वक्त जो अपन जा अहम के पहलू को सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ समझना चाह रहे हैं वो, क्योंकि जो अपन ने ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली जो देखो अहम को अपने, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, वह ग्राफिकली अहम को जो सारो पहलू है वह में अहम के कुछ मेटाफिजिकल पहलू अपन ने जरूर देखे जो उपादान कर्ता के उपादान क्रिया के हते, और वाकई अलावा धर्म वाले भी कुछ पहलू अपन ने देखे तो नहीं पर समझ सकें, क्योंकि ईश्वर पार्टी है तो वह के साथ इंटरेक्शन में कुछ न कुछ धर्म, तो धर्म या भक्ति एज पर केस कुछ तो कुछ आएगा। तो अहम से रिलेटेड वो इश्यू भी अपन को सोचने पड़े हैं। पर जो फाइनल जो अपन ने स्टेज पे जाके जा वक्त अहम को देखो कि मनोबुद्धि अहंकार चित्त, तो ये जो इश्यू है जो महाप्रभु जी के कल टेक्स्ट तो अपन ने देखे, साइकोलॉजिकल इश्यू है। और वो साइकोलॉजिकल इश्यू होने के कारण मॉडर्न साइकोलॉजी या बारे में क्या सोचे है, बहुत कुछ सोचे है मॉडर्न साइकोलॉजी ने, पर सारी थ्योरी अपन यहाँ ला नहीं सकें जो अपनी यहाँ रिलेटेड अभी या वक्त कॉन्टेक्स्ट में अपने को उपयोगी है, जाक्सु कंपैरिजन, वो अपन जरूर देखना एक वक्त प्रयास करेंगे कि मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में क्या सोचे है। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो घड़ा लिया तो
ये मां क्या आ गया? अच्छा, तैयारी है, खाली सेंसिटिविटी है। ये देखो, पुराना है तेरे पास, एक वक्त वो प्रोजेक्ट कर देना, तो अपन अपने कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न साइकोलॉजी को समझ जाएं क्या है आखिर स्वरूप। देखो, अपनो ये जो सारो साइकोलॉजी को प्रिंसिपल है, वो मैंने गए साल बतायो, तो ये चिदंश जीवात्मा और ये वाको साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में विषय जो है वो ज्ञानेंद्रिय से या में आवे है, और वह विषय के बारे में कर्मेंद्रिय से कोई क्रिया प्रकट हुए है। इंसिडेंटली वह वक्त कृष्ण और सेवा को विषय है, तो वाह लिए मैंने या तरह समझाया, पर अभी कृष्ण और सेवा को विषय अपन बीच में नहीं लावे। विषय ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से आवे और क्रिया कर्मेंद्रिय के माध्यम से प्रकट हुए, और उनमें आपस में या तरह से इंटरेक्शन हुए है। यह बात को खास समझो। ये पहलो प्राइमरी सेंसिटिविटी और सेंसेशन को लेवल है। जब विषय ज्ञानेंद्रिय से आवे है तो ये घड़ा में मन वाकू अटेंड करे, मन अटेंड करे, वा वक्त भी जैसे जा वक्त अपने को दिख रहे हो है, विषय एंटर होते भय अपने अनुभूति में, वा वक्त भी अहंकार वाकू माने खुद को और वाकू कंफर्म करे। ये बात मैं कल बता चुके आपको कि अपन अपनो अहम को विषय को देख के कंफर्म करें, और फिर अहम अपनो कंफर्म हो जाए तब अपन विषय को कंफर्म करें। तो ये अहंकार देखो या लेवल पे भी काम कर रहे हो। ये घड़ा को किनारी है जो ज्ञानेंद्रिय की और कर्मेंद्रिय की किनारी है, पर वाके भीतर जो घड़ा को गला है, वह घड़ा के गला के लेवल पे मन अपने हिसाब से वहां रहे। वहां में भी अहंकार अपनो अटैच्ड है। अहंकार वासु अनअटैच्ड नहीं है, मन से भी अहंकार अटैच्ड है। तो मन को महास्वरूप यह तो कि मन संकल्प विकल्प करे। संकल्प करने को मतलब क्रिया को कोई संकल्प करे, और विकल्प को मतलब कि जो ज्ञानेंद्रिय सु इंफॉर्मेशन सप्लाई भई है, वो सप्लाइड इंफॉर्मेशन के जो प्रोज एंड कौन है वाकू मन विचारे कि ये वो है कि वो है, ये है कि वो है। माने कालो कोई मोटो डील डोल वालो पशु दिखो तो भैंस है कि हाथी है कि राइनोसर है। ये जो सारे विकल्प अपने मन में हुए हैं, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुए हैं। कोई ऐसे अपन सोचे नहीं है, पर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उन विकल्पन में से कोई कल्प को मन डिसाइड कर लेगा, अच्छा भाई ये कल्प है या मैं। बात समझ में आई ना? वो विकल्प कहा जाए। ये कल मैंने बताया नहीं, अभी आज भी, क्योंकि अपनो मन तक तो चलिया ही नहीं है ना पाठ। बाकी मन की परिभाषा में महाप्रभु जी ने और भागवत ने बहुत सुंदर बताया कि यत संकल्प विकल्पाभ्याम। तो वो संकल्प विकल्प से मन की प्रोसेस हो है। तो सबसे पहले मन विकल्प करे, जैसे ही इंफॉर्मेशन सप्लाई भई कि ये क्या है, दिस 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 और दिस, वह तरह से विकल्प करे। कब भी कोई भी जैसे इच्छा शरीर में पैदा भई, तो या इच्छा को मैं या तरह से पूरी करूं कि या तरह से पूरी करूं कि या तरह से पूरी करूं। वाके संकल्प भी कर्मेंद्रिय से एसोसिएटेड संकल्प भी मन करे है। यह मन को रोल है या घड़ा के गर्दन में। वह गर्दन के नीचे जो ऊपरी भाग है घड़ा को, वो बुद्धि है। वह में भी अपनो अहंकार जो है वो अटैच्ड है, और बुद्धि जो है वो संशय, विपर्यास, निश्चय, स्मृति, स्वप्न और निद्रा वगैरह ये सब बुद्धि को काम है। वो बुद्धि कर रहे हैं, अहंकार वासु अटैच्ड रहे हर वक्त। जैसे संशय होवे तो मोकू संशय हो रहे है, निश्चय हो रहे है तो मोकू लग रहे है कि ये घड़ा है, संशय हो रहे हो तो मोकू लग रहे हो कि ये सो राइनोसर है कि भैंस है, मोकू संशय हो रहे है। ऐसे संशय भी या भ्रम हो गए तो भ्रम भी काम जो है वो बुद्धि को है, मन को नहीं है अपने यहाँ के हिसाब से। क्योंकि सीप पे अपने को चांदी दिख रही है
या रस्सी पे अपने को सांप दिख रही है, तो वो भ्रम जो है, बुद्धि में भ्रम हो रहा है, वो सब जगह अपनो अहंकार अटैच्ड है। और वो जब हो जाए, संशय, विपर्यास, निश्चय, स्मृति, स्मरण भी, और सोनो या स्वप्न देखनो वगैरह जो फंक्शन है बुद्धि के, वो सब हो जाए, वो सब होने के बाद वाके संस्कार या चित्त में जाके स्टोर्ड हो जाए हैं। ये चित्त में वो सब स्टोर्ड रहे हैं, और एज पर रिक्वायरमेंट, वो देखो एक मूवमेंट मैंने बताई है, ये वो रेंट कैसे चले, ऐसे रेंट की तरह अपने मन में ये साइकिल चलते रहे। और वो ये अपने यहाँ की साइकोलॉजी के हिसाब से आखो स्वरूप है, अपने अहंता को संभालने वालों और अहंता के हर एक चीज से क्लब होने को। मैं यही ग्राफ को प्रिजर्व करके मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कह रही है वो आपको बताना चाह रहा हूं। सो अब तो वो खाली ला। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की रिलेशनशिप जो है, वो कर्मेंद्रिय माने जो अपने को इच्छा हो रही है वाके हिसाब से अपन चेष्टा करें, तो चेष्टा जो अपन करें वो सबसे पहले मन से प्रादुर्भूत हो, संकल्प के रूप में मन वाकु मोटिवेट करे। और वाके बाद कर्मेंद्रिय जो हैं, जैसे हाथ है, पैर है, जीभ है, ये सारी कर्मेंद्रिय हैं। मोटर माने ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन और मोटर ऑर्गन, ऐसे अपने बॉडी में दो तरीके के डिवीजन है। कुछ जो है वो मोटर ऑर्गन है, तो जो मोटर ऑर्गन है वाके भीतर पहले अपने को संकल्प हुए मन से, और मन संकल्प करके और वो मोटर ऑर्गन को माने एक तरह से डायनेमिक फोर्स प्रोवाइड करे कि अच्छा आप काम करो, गो अहेड। तो वो कर्मेंद्रिय से करें, और वो कर्मेंद्रिय से क्रिया अपन इन इंटरेक्शन विथ ऑब्जेक्ट करते हुए जा ऑब्जेक्ट को अपने को अनुभूति भई हो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा वाकी आखी प्रोसेस या तरह से मन में चलती हुए है। ये अपने यहाँ बताया गया है, पर ये अपने यहाँ की साइकोलॉजी का आखो स्वरूप है। अपन मॉडर्न साइकोलॉजी या बारे में ये सारे साइकोलॉजी ऐसे माने हैं, ये भ्रम ना मत रखियो, पर पर्टिकुलरली या विषय की सबसे अच्छी और साफ सुथरी डीलिंग फ्रॉइड ने की है, सिगमंड फ्रॉइड ने। या लिए मैं और भी एडलर है, जुंग है, सब है, पर यहाँ व्यर्थ में उनको डिस्कशन करके बर्डन बढ़ाना नहीं चाह रहे हूँ। तो फ्रॉइड में यहाँ बताना चाह रहे हूँ, मैं वहाँ लिख दूँ, वह हिसाब से तू लिखियो तो तेरे को ख्याल में आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग अपन कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को कॉन्टेक्स्ट अभी ड्रॉप कर रहे हैं, वो अपन ने देख लियो। और मॉडर्न साइकोलॉजी वह बारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं कहेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंट कहेगी, पर मॉडर्न साइकोलॉजी में ये भी नहीं है जाको अपन चिदंश कह रहे हैं। ये जो बेस है अपन ने वहाँ प्रोवाइड किया, तो अपनी साइकोलॉजी में ये नीचे जो बताया ना, चिदंश सावरण चिदंश जीवात्मा, वो भी नहीं है मॉडर्न साइकोलॉजी में। पर मॉडर्न साइकोलॉजी में अपनो जो कॉन्शियसनेस है और जो अपनो अहम है, वाके विश्लेषण फ्रॉइड के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये अपन मिटा दें, यहाँ को वहाँ है नहीं कॉन्टेक्स्ट। मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से सबसे पहलो अपन ने देखो, एक बात ध्यान से समझो कि कोहम देखियो, तो अब आपको कोहम याद होएगा तो मेरी बात समझने में जरा भी तकलीफ नहीं होगी कि कोहम वालों जो बेस में रहो भयो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है अपने अहम को, वो कोहम की जितनी ड्राइव्स हैं, डिमांड्स हैं कि भाई मुझको ये चाहिए, वो चाहिए,
उन सारे डिमांड्स और ड्राइव्स से एसोसिएटेड अपनो एक ईड होवे, आईडी ईड। चाहिए मन चाहिए, हमें कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो बायोलॉजी से गवर्न होती भय फिनोमिना है अपना ईड को। अपनी अहंता में अपने को चाहिए कि मुझको भोजन चाहिए है, मुझको नींद चाहिए है, मुझको आराम चाहिए है, कोई मुझको अच्छो लग रहे हो, कोई मुझको बुरो लग रहे हो है, वगैरह वगैरह। जो भी आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु भिन्न, पशु के समान जो भी कुछ अपना व्यवहार है वो सब अपने ईड नाम के अहंकार से गवर्न हुए। अहंकार को एक पहलू ईड है, आईडी ईड नाम है, ईड। वो ई लग जातो ना तो आइड नाम हो जातो। अंग्रेजी को सिद्धांत ऐसा है कि कोई भी आई के बाद कॉन्सोनेंट आवे और ई लगे ना तो आई को उच्चारण ई नहीं हो के आई हो जाए। जैसे काइट, फाइट माने राइट, ऐसे सब। और जब वो ई ड्रॉप हो जाए ना तो आई को उच्चारण नॉर्मली फिर ई होवे। ये एक सिद्धांत है। खोटो कह रहे हो? तुम लोग सब अमेरिकन रिटर्न हो। तो ध्यान से समझो। तो ये जो ईड है अपनी, वो अपनी नेचुरल अहंता है साइकोलॉजी के हिसाब से, एकदम इंस्टिंक्टिव नेचुरल अहंता, जाको अपन कहें, अपन या कोई रॉ मटेरियल भी कह सकें अहंता को, रॉ रूप, एकदम रॉ रूप, अनरिफाइंड रॉ रूप अपनो ईड है। वह ईड के हिसाब से बच्चा बिहेवियर स्टार्ट करे सारे। जो चाहिए सो चाहिए, जो नहीं चाहिए सो नहीं चाहिए। वाके हित में हो अहित में हो ये इश्यू नहीं है। ईड जो कह रहे हो है माने वाको शरीर। बच्चान को देखो एक बात बताऊं, मीठो क्यों भाव है? क्योंकि ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म के लिए शुगर की जरूरत हो है, तो बच्चा को शक्कर बहुत मीठो भाव है। बूढ़ो शक्कर खावे तो डायबिटीज क्यों बढ़े? क्योंकि शरीर फिर ना पाड़ रहे हो कि भाई अब बहुत हो गई, बहुत खाली शक्कर, अब ग्रोथ की जरूरत नहीं है, अब डीके की जरूरत है, अब व्यर्थ में वहां में ज्यादा इनटेक मत बढ़ाओ, तो फिर अलग हो जाए कथा। तो सारा याद तरीके को है, जो कुछ चाहिए है अपने को वाकू शरीर मांग करे है। और जो शरीर मांग करे है, मांग तो देखो शरीर के डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, या कि खूबसूरती समझो कि शरीर के डिफरेंट फंक्शन मांग कर रहे हैं, पर वाको कोरिलेशन अपने ईड्स से हुए कि नहीं मुंह को। जैसे भूख क्यों लगे? क्योंकि डाइजेशन के जो अपने एंजाइम हैं वो अपने पेट की दीवार में चिपक चिपक के वाकू कुतरना शुरू करें, तो पेट में वहां अंदर कुछ दर्द हो रहा है, तो वो दर्द की अपनो इंटरप्रिटेशन हुए कि भूख लग रही है। आयो ना ख्याल में? जब वाटर जो है अपने बॉडी में कम हो जाए तो वो डिमांड एक्चुअली प्यास की बाद में है, पहले बॉडी को ऑर्गेनिज्म पानी की डिमांड कर रही है कि भाई पानी लाओ। अब वो गला सूख रहा है, जीभ सूख रही है, वो जो पानी डिमांड कर रहे हो बॉडी, वो अपने अहम में मोकू प्यास लगी है, ऐसे हो क्या हुआ? बात समझ में आई ना? ऐसे हर जो बॉडी की जो मांग है, वो बॉडी की मांग को कोई कॉरस्पॉन्डिंग अपनो इमोशनल पहलू हुए है, जो अपने अहम ईड से एसोसिएटेड हो के अपने सामने प्रकट हुए है कि मोको प्यास लगी है, मोको भूख लगी है, मोको डर लग रहा है, मोको नींद आ रही है, अब मोको जागना है, वगैरह वगैरह वगैरह। आया ना ख्याल में? ये सारी बायोलॉजिकल डिमांड है अपनी, जो ईड के द्वारा रिवील हुए हैं अपने आप को। एक्चुअली अपन ईड को एक ऐसा चमचा समझ लें कि वो अपने बायोलॉजिकल डिमांड में से जो डिमांड कुछ चमचा में भर के और अपनी कॉन्शियसनेस में दे दे, वो अपने को लगे कि हाँ ये मुझको चाहिए। आया ना ख्याल में? या तरीके को है। वह ईड के साथ लफड़ा क्या हुआ है? क्योंकि बच्चा परिवार में जी रहे हो है, परिवार में जी रहे हो है, समाज में जी रहे हो है, तो वाकई ईड के द्वारा जो डिमांड पेश करी जा रही हैं वो फुलफिल तो सब हो नहीं सके हैं। जैसे एक सामान्य बच्चा की तकलीफ बताऊं,
अपन बच्चा को लेके अपने दोस्त से मिलने चले जाएं, अपने और अपने दोस्त के बड़े भारी गहरी जिगरजान दोस्ती है, खूब बातें चलनी, पर वो बातें बच्चा के तो समझ में नहीं आ रही है ना। अब बच्चा रोनो शुरू करे कि નથી બેસવું, જાવું છે માં, જાવું છે, હવે જાવું છે નથી બેસવું। अपन को गुस्सा आवे कि बच्चा बेवकूफी कर रहे हो। बेवकूफी क्यों कर रहे हो बच्चा? क्योंकि वहां को ईड के लेवल पे तुम जो बात कर रहे हो वहां में वहां कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो मैंने रेस्टलेस हो रहे हो, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो कि या मैं मेरे होने को प्रयोजन क्या इन दोनों की बात में। तो फिर वो रोना शुरू करे कि जाऊ छे, નથી બેસવું, ઘેર ચાલો, આમ કરો, બહાર જાવું છે। क्यों બહાર જાવું છે? અહીંયા નથી બેસવું એટલા માટે। क्योंकि जा सिचुएशन में वाकई डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, वहां पे अटेंड करें नहीं। क्योंकि दो बड़े मिलकर आपस में बात करें, बच्चा की सबसे पहली डिमांड हो है कि अटेंड मोकू करो। और जब दो बड़े मिल जाएं तो बच्चा को अटेंड अपन करें नहीं। वो बच्चा नर्वस फील करे भाई मेरो क्या भयो या मैं, तुम दोनों बात कर रहे ये तो सच्ची और अच्छी बात होगी, पर मेरो क्या या मैं, हु इज अटेंडिंग मी। वापन वाकू बच्चा को बच्चा कोई पाछो छोड़ दें कि भाई ये बच्चा तो बच्चा वहां रह सके। पर दो बड़े मिलकर बात करते हैं और बच्चा के अपने कोई अटेंशन, बच्चा को अपने पे कोई अटेंशन जाता दिखे नहीं करके बच्चा नर्वस फील करना शुरू करे। क्योंकि बच्चा की सबसे प्राइमरी जो है वो वाकू अपनी सुरक्षा, कोई मुझको अटेंड करे है वाकवे वाकी डिपेंड करे। वो अपने आप को वाकू कोई अटेंड करते, क्योंकि बच्चा को भीतर कहीं न कहीं अपनी ईगो में ये अवेयरनेस हुआ है कि मैं डिपेंडेंट हूं। सो कोई मुझको अटेंड करे तो मैं सुरक्षित हूं, और मुझको कोई अटेंड नहीं करे तो मैं असुरक्षित हूं। और जैसे ही वाकई बच्चा के ऊपर से लैक ऑफ अटेंशन भयो और बच्चा में कोई तरह की इनसिक्योरिटी पैदा होनी शुरू है कि भाई ये क्या हो रहा है। आयो न ख्याल में? वो जो इनसिक्योरिटी पैदा हुए है वह के कारण बच्चा बेचारो फिर कुछ कुछ बहाना बना के रोवे कि નથી બેસવું, જાવું છે, ઘેર જાવું છે। कुछ नहीं करोगे तो कहो सुसु लागी છે, भूख लागी છે। कोई भूख नहीं लागी, कोई सुसु नहीं लागी, નથી બેસવું वाके 10 बहाना बच्चा खड़े करे। क्योंकि वाकू इनसिक्योरिटी फील हो है कि जब तुम आपस में बात कर रहे हो और वाकू अटेंड नहीं कर रहे हो तो वाको क्या भयो। आयो ना? अक्सर अपने ठाकुर जी भी इनसिक्योर यही लिए फील करे कि अपन वहां को अटेंड नहीं करें, हवेली में दौड़ते रहें। ठाकुर जी भी कहें कि मने सुसु लागी छे, पाछे मथुरा जाऊ छे, गोकुल जाऊ छे, नहीं रहे तारे घेर करके गाल मंडली में चले जाए देखने के लिए कि कहाँ जाते थे तुम लोग। बच्चा की साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए ना, अनहेल्दी हो जाए करके अपने घर के ठाकुर जी की जो ईगो है वो इतना अनहेल्दी हो जाए कि वो देखे भाई तुम मेरे को नहीं अटेंड करे हो, हवेली में जाए तो सूचे त्या वो भी वहां चले जाए गाल मंडली में। को ईगो डिस्टर्ब हो जाए अपने ठाकुर जी को बेचारे को, क्योंकि अपन अपने घर में विराजते ठाकुर जी को अटेंड नहीं कर रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम ये है वो इनसिक्योर फील करे अपना, ठाकुर जी भी बाल भाव से होने के कारण। तो या रहस्य को समझो कि ईड जो है वो ईड की जो डिमांड है वह डिमांड को जा वक्त प्रस्तुत करी जाए, वह वक्त क्या हुआ है कि जो एल्डरली आखो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट वाकू कभी जो है वो सेटिस्फाई करे, कभी सेटिस्फाई नहीं करे करके बच्चा पे निरंतर या तरह की हैमरिंग होती रहे वाकई ईगो पे कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं कह सकूं हूँ, कुछ बातें ऐसी हैं कि कह नहीं सकूं हूँ और सह भी नहीं सकूं करके बच्चा में एक सुपर ईगो डेवलप हुआ है कि मुँह को यूँ चाहिए है पर बड़े बड़े को यूँ चाहिए, मुँह को यूँ चाहिए वो ईड, पर बड़ेन को यूँ नहीं चाहिए है, बड़ेन को यूँ चाहिए है। और जब भी मुझको कुछ काम करना है या जब भी मुझको कुछ सोचना है तो मुझको हर वक्त या को ख्याल रखना पड़ेगा कि बड़ेन को क्या चाहिए। वो वाको सुपर ईगो कहवावे बच्चा को, वो ईड के ऊपर इम्पोज्ड होके आवे है सुपर ईगो। बहुत अच्छी एनालिसिस है फ्राइड की ये। एक सुपर ईगो एक तरह को अपन ऐसे समझे कि हर डायरेक्टर हर प्रोड्यूसर एक फिल्म बनावे और सेंसर बोर्ड वहां पे ए या यू को बोर्ड लगावे सर्टिफिकेट, ए है कि यू है, काटो
ये सीन काटो, वो सीन काटो। ये जो है वो सुपर ईगो है। सेंसर बोर्ड जो है वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऊपर सेंसर बोर्ड को सुपर ईगो है। बात ख्याल में आई ना? वो सुपर ईगो बच्चा में बहुत सारी अस्वस्थता भी पैदा कर सके है, और सुपर ईगो के लेवल पे, सुपर ईगो के डेवलपमेंट में बच्चा में यदि हेल्दी वाको एनवायरनमेंट प्रदान किया गयो है तो वाको सुपर ईगो भी हेल्दी होएगो। जब सुपर ईगो भी हेल्दी होएगो तो बच्चा के ईड और सुपर ईगो में कन्फ्रंटेशन नहीं आएगो, कन्फ्रंटेशन नहीं आएगो करके बच्चा को ईड और सुपर ईगो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होंगे तो वाको कभी भी अस्वस्थता के चांसेस बहुत कम हो गए होने के, अहंता के। तो एक सुपर अहंता, वाको फ्राइड ने वाको नाम सुपर ईगो दियो है। माने ईड माने शारीरिक अहंता, सुपर ईगो माने परम अहंता, बड़ेन के द्वारा ला दी भाई, या वाकू परम अहंता ही अच्छो अपने यहाँ वाको नाम हो सके, या महा अहंता तो वो अपने यहाँ खोटा अर्थ देगो, पाछो महा अहंता कुछ अलग अर्थ कर देगो। सुपर ईगो माने बड़ेन के द्वारा ला दियो गयो अपने पे जो ईगो है वो। अब ये ईड और ईगो के जा वक्त आपस में कन्फ्रंटेशन शुरू हुए, जैसे जैसे बच्चा डेवलप हुए वह में एक ईगो जो है वो इवॉल्व हुए। जो सुपर ईगो और ईड के जो आपसी झगड़ा हैं उनको मिटाने के लिए बच्चा एक अपनो ईगो डेवलप करे, जाकू अपन शुद्ध अहंता कह सकें फॉर द टाइम बिंग अपने समझ के लिए। कि वो बच्चा की जो अहंता है वो कैसी है कि जो ईड और सुपर ईगो में झगड़ा चल रहा है वह झगड़ा को सुलझाने के लिए एक अहंता डेवलप हुआ कि भाई या को काट कैसे लानो, समझ में आई ना? तो वो एक ईगो डेवलप हुआ है। या ईगो सु, ये जो ईगो है ये अपने व्यवहार को संभालने को सबसे बड़ो कारण बने हैं समाज में, क्योंकि कुछ अपने को समाज में, परिवार में, धर्म सु, यासु, वासु सब जगह सु आते भय सुपर ईगो हैं जो अपने ईड के साथ निरंतर महाभारत ठाने भय हैं। ऑलमोस्ट अपन ऐसे समझें कि महाभारत में 5 पांडव और 100 कौरव होते, पर ईड यदि 100 हैं तो सुपर ईगो भी 1000 हो सके हैं ऐसो रेशियो लगे है अपने को। तो दोनों को कन्फ्रंटेशन तुमुल कन्फ्रंटेशन है। मैं समझूं कि इन्यूमरेबल हैं दोनों, ईगो के भी, ईड के भी और सुपर ईगो के भी जो एस्पेक्ट्स हैं वो। पर उन दोनों के बीच में मीडिएटरी फंक्शन करने वालों, मध्यस्थता करने वालों जो अपना ईगो है वो अपनो सच्चो अहम है। जो अपनो ईगो होएगो वो ईगो अपनो आंखें व्यवहार को कंट्रोल करेगो, सारे अपने व्यवहार को। आज जो भी कुछ अपन, जैसे भी वो मैंने आपको बताया कि अपन जो भी कुछ व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार को कंट्रोल करने वालों फेस वैल्यू पे ईगो हुए है, न ईड हुए है न सुपर ईगो हुए। वाको कारण क्या? क्योंकि ईड कुछ कह रहे हो है और सुपर ईगो कुछ कह रहे हो है, और उन दोनों को बैलेंस करके और वाको पुटअप करनो, वो काम जो है बाहर आउटलेट देनो वो ईगो को काम है। तो वो ईगो जो है वो बहुत फेस वैल्यू पे अपने व्यवहार में सबसे ज्यादा मेजर रोल यदि कोई को होए प्रकट व्यवहार में। अब प्रकट व्यवहार में ईड और सुपर ईगो को बहुत ज्यादा रोल है, पर वो सब भीतर हैं। और बाहर जो व्यवहार अपन प्रकट कर रहे हैं वहां में तो कोई बिरले को सुपर ईगो प्रकट हुआ है, कोई बिरले को ईड प्रकट हुआ है, प्रायः ईगो ही प्रकट हुआ है। और वो ईगो जो है वो इन दोनों के कन्फ्रंटेशन को झील सके, दोनों बाजू के टेंशन को संभाल सके, ऐसो ईगो होए तो वो स्वस्थ हुए है। और जब वो ईगो के साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि ईड के और सुपर ईगो के आपसी खींचातान में वो ईगो खुद स्प्लिट होने लग जाए, तब ऐसे बहुत भारी तकलीफ पैदा होने लग जाए अपने को, अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को मैनेज करने की। ये आखिर फ्राइडियन साइकोलॉजी को पूछना। कन्फ्रंट या लिए करें
देख फूफी को मुंह छूकती तो जरूर काका कहलाती है, वो मुंह छुगे नहीं करके काका नहीं कहलावे, है ना। क्योंकि ईड की जो तुम्हारी मांग है वो इतनी स्पॉन्टेनियस है, उतनी स्पॉन्टेनियस लाइफ अपन जी नहीं सके सोसाइटी में। प्रॉब्लम ये है। जैसे एक बात तो को बताऊं कि जानवरन के यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है कि कोई जानवर को यदि तेरे से डर लग रहे है तो भाग जाएगो, या वो तेरे शक्ति को मापतोल करेगो कि तू शक्तिमान है कि वो शक्तिमान है, और जरा भी वह कुछ समझ में आयो कि तू कमजोर पड़ रहे हो तो तेरे पे अटैक करेगो। दो ही भाषा है, जानवर कभी निंदा नहीं करेगो तेरी। कि प्रतीक जो है वो अपने आप को अमेरिका में जाके आके बड़ा घमंडी समझ रहे हो है, और प्रतीक जो है वो काय को अमेरिका गए क्योंकि हिंदुस्तान में चली नहीं। ये जो लफड़ा अपने ईगो में पैदा हो रहे हैं ना, ये क्योंकि मैं तो को मारना चाह रही हूँ सींग पर, मार तो नहीं पा रहा हूँ, तब क्या करूं, कुछ तो करूं कि नहीं करूं। फिर मैं ऐसी सब बातें खोज खोज के लाऊं कि प्रतीक जो है वो या ढंग से लायक नहीं है और प्रतीक वाह ढंग से लायक नहीं है। अब तू समझ ही नहीं पाया कि मूल हेतु क्या है। तू समझे कि मैं गाली दे रहा हूं, एक्चुअली गाली नहीं दे रहा हूं, पर क्योंकि मुंह को माफक नहीं आ रहे प्रतीक। आई ना बात समझ में। तो ये जो कन्फ्रंटेशन है ईड को और सुपर ईगो, क्योंकि मुझको पता है कि प्रतीक को थप्पड़ मारूंगा तो पुलिस में कंप्लेंट करेगा, तो फिर क्या करना। तो वो मैं देखता रहूं कि क्या करने से थप्पड़ भी लग जाएगी और पुलिस में कंप्लेंट करने के चांस भी नहीं रहेंगे, तो मैं ऐसी ऐसी बातें फिर फैलानी शुरू करूं। मैं बताऊं, कॉलेज में आता हूं ना तो यही ड्रेस में जाता, तो हमारे एक प्रोफेसर होते, वो बहुत नाराज होते मेरे पे। वो बहुत गुस्सा आती कि ऐसे धोती पड़ना पहन के कॉलेज में क्यों आ जाए, कोई कोई बहाना बना के मुंह को लड़तो। भाई प्रोफेसर को अपन क्या कर सकते, मैं सब अपने यार दोस्तन के साथ शर्त लगाता हूँ कि मुंह में दांत नहीं है। जब वहाँ को लेक्चर चलते हो यूँ देखते, वो इतना कॉन्शियस हो गया मुंह ढकने लग गया। मेरे क्या है 10 रुपया हारनो न, सब शर्तन लगा तो कितना शर्त, चलो वहाँ के मुंह में दांत नहीं है, वहाँ के दांत छोटे होते, बोलते में दिखते नहीं थे। तो अपने को एक क्लू मिल गई कि या को हैरेस करना कैसे, भाई सब तरह से हर वक्त गाली दे, जा पॉइंट पे आवा बात तो गाली मन के या को करना क्या, प्रोफेसर को कुछ तो करना ना। तो मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगानी शुरू की, क्या कि मुंह में दांत नहीं है। वो कहते नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है गुस्सा में, देखो 10 रुपया चल शर्त लगा। वो प्रखलास ले तो इतना कॉन्शियस हो गया मुंह ढकने लग गया। अपनो क्या गया 10 रुपया हारना ही तो है ना, तो अपन ने कुछ तो लियो ना बदला। कुछ बदला तो लियो कि नहीं। अब झाड़ तो नहीं सके प्रोफेसर के ऊपर, ये तो ले सके ना कि सब छोकरा है वहां के मुंह में जाके देख रहे हैं, वहां को समझ नहीं आती कि क्यों सब यहाँ देख रहे हैं। अपने क्या खाली 10 रुपया का लॉस होता, पर एक गेमलिंग अच्छी आती वहां को रिवेंज लेने की। तो ऐसा हुआ है, आदमी क्या करे, सच इज द लाइफ। निरंतर हर बात पे झगड़े मुझसे, तो मैं भी क्या करूं, मेरे भी तो कॉलेज में तो रहना ही होता। उनकी एक ही उपाय अभी हमें किया कि दांत नहीं है शर्त लगाओ। तो ईगो जो है वो सेपरेट डेवलप अपने आप हो नहीं, वो थप्पड़ खा खा के ही डेवलप हो ना। एक बाजू से ईड खींचे, एक बाजू से सुपर ईगो खींचे, फिर करे क्या, आदमी को अपना ईगो डेवलप करना ही पड़े ना कि भाई को हर वक्त क्या। मैं देखो बड़ी मजेदार बात बताऊं, वहां जयपुर में जो है ना मुंद्रा जी, तो उनके वहां में गयो बाबा के साथ ही। वहां के बाद एक बार और गयो मैं, एक बार और गयो तो वो अपरस में वहां नहायो, उनके यहाँ निधि स्वरूप विराज रहे। तो उनने बड़े दैन्य भाव से मुझसे कही के सेवा में जैसे कोई गलती हो तो आप सुधारो। कुछ कोई गलती दिखी नहीं उनकी, नहीं कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से सेवा हो रही है। उन्होंने कही नहीं, हमारे पिताजी ऐसे आज्ञा कर गए कि जो बालक आवे वो जो आज्ञा करे वह बालक के सामने वह तरह से सेवा करनी, बालक चले जाए फिर अपने ढंग से सेवा करनी है। आप कुछ आज्ञा करो। मन किया मैं समझ गया रहस्य, क्योंकि सब बालक अलग अलग आज्ञा करें, वो जावे का उनको कोई ईड है बेचारे इनको सेवा करने को। हर बालक वहां जा जाके नई नई आज्ञा करे, वासु एक सुपर ईगो है कि भाई ये बालक आ गया
वो कहते कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना। अब वो बालक को ना पढ़े तो बालक को ईगो हर्ट हो जाए, तो उनके पिताजी पहले से ही आज्ञा दे गए ईगो की कि जो बालक आवे वो आगे सामने वैसे सेवा करनी, बालक जाए फिर अपने ढंग से सेवा करनी। अब फिर मुझसे कही कि हो कुछ आगे है ही नहीं कुछ आगे, अब तो ब्रह्म ज्ञान मिल गया मेरे, अब क्या की आज्ञा। तो ये ईगो जो है वो डेवलप हुआ ही है, क्योंकि जब दो साइड में से कन्फ्रंटेशन आते हो, टेंशन आते हो, तो आदमी को ईगो डेवलप किए बिना छुटकारा ही नहीं है। बात समझ में आई ना? और कुछ पूछना? हाँ, तो क्या ये ईगो पहले बच्चों में डेवलप हो जाएगी, वही बाद में डेवलप होती रहेगी, वो धीरे धीरे फिर, या फिर कभी चेंज भी हो सकती है, या किस एज तक के बच्चों में ये डेवलप? ईड जो है ना, वो जब तक अपने भीतर जो बायोलॉजिकल डिमांड हैं उनको मैनेज करना आप खुद नहीं सीख लेते, तब तक ईड जो है वो डेवलपिंग प्रोसेस में रहती है। जब आप उसको मैनेज करना सीख लेते हैं विद द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ सुपर ईगो, तब ऑलमोस्ट ईड आपकी स्टेबल हो जाती है, क्योंकि यू नो कि किस तरह की ईड को एक्सप्रेस करने से सुपर ईगो सेंसर करेगी, और उसके कारण फिर अपने लाइफ में कन्फ्रंटेशन आता है। उस कन्फ्रंटेशन को अपन रिजॉल्व करते हैं जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, उस तरह के अपने ईगो से वो चेंज होती रहती है। नहीं, वो ईगो सपोर्ट कोई को नहीं करे, ईगो तो सिर्फ मध्यस्थता करे, दलाली। और दलाल कैसे, तेरे से भी पैसा लेगो मकान दिलाने के, वासु भी पैसा ले लेगो मकान बिकवाने के, दोनों से दलाली खावे। ऐसे ईगो दोनों की दलाली खावे, ईड की भी दलाली खावे, वाकी भी पीठ थापड़ी आवे, हैं? दोनों की दलाली करे, वो एक तरफा दलाली नहीं करे। वाकू जाके यूं समझा दे के हमारे यहाँ किशनगढ़ में होलकर लूटने आए। किशनगढ़ बेचारा छोटो स्टेट, लूटने आए तो किशनगढ़ होलकर से लड़ कैसे सकते? किशनगढ़ ने तो लड़ेंगे तो मरेंगे अपन, तो होलकर से जाके मिले। वो बीच में क्या, तो शिवाजी के वक्त इन राजान ने, शिवाजी ने चौथ कर लागू किया ना, तो वाके सक्सेशन में राजान ने फिर जो जो मुगल टेरिटरी हती या मुगल के सपोर्टर हते उनको लूटने को एक प्रोग्राम बनायो इन मराठान ने। तो वो ऐसे ही आ जाते, अपने नाथद्वारा भी लूटने आए थे होलकर, तो किशनगढ़ भी लूटने आए थे। तो किशनगढ़ दरबार ने कि देखो हमको लूटोगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, चैंटी खानी मिलेगी, एक काम करो ना अपन दोनों दोस्ती करके जयपुर लूटें। होलकर चक्कर में आ गया गरीब, अब वाकू पता नहीं क्या लफड़ा है, तो कि ठीक है चलो अपन दोनों मिलके जयपुर लूटने चले। तो दोनों जयपुर लूटने के लिए जयपुर टेरिटरी आने के पहले रुक गए कि पहले जाके देखे हूँ जयपुर को एटमॉस्फेयर क्या है। जयपुर दरबार को कही कि होलकर लूटने आयो, इतने पैसा लाओ। तो वाकू भगा, जयपुर से ले लिए, यहाँ से होलकर से ले लिए। हमारे किशनगढ़ में वो बांदर सिंदरी गांव जयपुर से लियो भयो है जो होलकर को डरा के ले लियो। तो ये दोनों को समझौता करवा दियो, वहां जाके कह दी कि अभी जयपुर में सब आर्मी जो है वो अलर्ट है, अभी लूटने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ वासु भी ले लिए, कुछ वासु भी ले लिया, आदमी शांति से निवृत्त कर दिया होलकर को। तो ये क्या है, ईगो या तरीके को काम करे क्योंकि दोनों बाजू से वाकू, तो वो एक बाजू की तो वाकू टेंशन को फेस नहीं करना है, दोनों बाजू के टेंशन पे बड़े क्या कह रहे हैं वाकू भी देखना है, और मैं क्या कह रहे हूं याकू भी देखना, और उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवानी है। तो वो जो सॉल्यूशन है वो तो अपने को ही लाना पड़े ना। हाँ? स्वस्थ तो कैसे रहेगा, या दलाली में तो काम में सबके हाथ काले हुए ना। दलाल के तो बेचारे के स्वस्थ रहने के चांस ही नहीं है, पर वो ईगो जो है वो केयर ले, पूरी केयर पूरी ले, सुपर ईगो की भी केयर ले और या बाजू ईड की भी केयर ले।
बात समझ में आई ना? या तरीके को अहंता को रोल फ्राइड ने बहुत खूबसूरत बताया है। विसाविस एक और बात फ्राइड बतावे है अपने अहंता के बारे में। अपनी चेतना के 3 तरह के लेवल बतावे फ्राइड। एक अनकॉन्शियस लेवल हुए है, एक सबकॉन्शियस लेवल हुए है और एक कॉन्शियस लेवल हुए। ऑलमोस्ट ईगो जो है वो कॉन्शियस लेवल पे काम करे है और जो सुपर ईगो है वो सबकॉन्शियस लेवल पे अपने भीतर प्लांटेड हो जाए है। सबकॉन्शियस लेवल पे जब भी अपन कोई कॉन्शियस डिसीजन लेने जाएं तो वो सबकॉन्शियस अपना जैसे वो अंतरात्मा की आवाज कांग्रेस के भाग पड़े थे ना, तो वो अंतरात्मा की जो आवाज है वो सबकॉन्शियस आवाज है कि जो अपने को सुन के और करनी है। और एक वाको अनकॉन्शियस लेवल है, तो अनकॉन्शियस लेवल में ऑलमोस्ट वही लेवल है जाको अपन चित्त कह रहे हैं कि जहाँ में सब चीज स्टोर हुए है, संस्कार अपने स्टोर हुए, जो भी कुछ अपने को ज्ञान भयो, जो भी कुछ अपने को इच्छा भई, जो भी कुछ अपन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, या जो कुछ अपने से हो रहे है या नहीं हो रहे है, वो सारो भाव अपने अनकॉन्शियस में स्टोर हो जाए है और वो जो है वो ईड को प्रोवोक करे। आयो ख्याल में? वो अनकॉन्शियस में रहो भयो भाव ईड को प्रोवोक करे, खुद सामने नहीं आवे, ईड को प्रोवोक करे और वो ईड जो है फिर झगड़ा करे। तो सबकॉन्शियस क्या है? सुपर ईगो को प्रोवोक करे कि भाई या की तो मना है, कैसे करेंगे? और कॉन्शियस लेवल पे अपन वाको तोड़ निकालें ईगो से कि अच्छा ऐसे कर लो ना, तो न ये गुस्सा होंगे न वो गुस्सा होंगे और दोनों काम अपने हो जाएंगे। अनकॉन्शियस बिल्कुल बॉटम पे रहे और वो बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा अपने भीतर अनकॉन्शियस को ही पार्ट है। वासु थोड़ो सबकॉन्शियस को पार्ट है, क्योंकि अनकॉन्शियस जो लेवल है अपनो चित्त के तरह, वो तो अपने आंखें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर सु को रिलेटेड फिनोमिना है अपनी कॉन्शियसनेस को। तो वाको बहुत बड़ा रोल है, वाके भीतर सारी स्टोर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, भंडार है समझो। अपनी सारी अनुभूति को, भावना को, करने की इच्छान को, अनिच्छान को, राग को, द्वेष को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सबको भंडार वहाँ अनकॉन्शियस में भरियो रहे है और वो स्वयं सामने नहीं आवे है पर ईड को प्रवोक करे है। ये कर देखना, ये कर देखना, ये कर देखना, और वो ईड जा वक्त करने के लिए जावे, वह वक्त तुरंत सबकॉन्शियस वाकू जगावे अलार्म बजा के देख कुछ आ रही है बात, सावधान हो। चोर को क्या चोरी कर, साहूकार को क्या जाग तो रहे। अपनो जो कॉन्शियस है वो या तरह से काम करे है, अनकॉन्शियस चोर को चोरी करने की कहे, साहूकार को सुपर इको को कहे कि जाग तो रहे, वो सब कॉन्शियस लेवल पे जाके वाके बटन दबाया हुआ है। अंत में कॉन्शियस लेवल पे अपने को वाकू रिजॉल्व करना पड़े कि भाई इन दोनों के प्रोज एंड कॉन विचार के सेफेस्ट क्या कोर्स है मेरे लिए, वो मैं करूं। अब वो देखो ध्यान से समझो कि यदि वह ने कोई सेफेस्ट कोर्स एडॉप्ट कर लियो बराबर कैलकुलेशन के साथ कि ये सेफेस्ट कोर्स है और वह कोर्स को वो करके और सेटिस्फाइड हो गए, तो ईगो वा को कंफर्म हो जाए कि हाँ दिस इज द वे टू डू। आयो ना? यदि वहां में कोई फ्रस्ट्रेशन आ गया फिर झटका खा जाए ईगो अपनो, फिर वो टूटना शुरू हुए, फिर कई कई तरह की क्रियाएं शुरू हुए। ऐसे साइकोलॉजी में, मॉडर्न साइकोलॉजी में 15 क्रियाएं बताई हैं ईगो की, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की, और बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिया हैं। और उन क्रियाओं के अगेंस्ट उनसे कैसे अपने को बचाना वाकई बारे में साइकोलॉजी के जो उपाय हैं वो, एज वेल एज अपने महाप्रभु जी ने जो उपाय बताए हैं
वो आज तो टाइम नहीं है मेरे पास, पर पॉसिबल भी हो तो अपन कल वो क्रियान को देखेंगे कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जब वक्त ईगो में या तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, ये टेंशन के कारण, ईड और सुपर ईगो के टेंशन के कारण, काउंटर टेंशन के कारण, वह वक्त ईगो जो प्लान आउट करे है, वह प्लान आउट के सक्सेस और अनसक्सेसफुल होने के पाछे दोनों चांस हैं। उनके कारण वहाँ में जो तकलीफ पैदा हुए हैं, वह के कारण फिर ईगो अस्वस्थ होना शुरू हुए है। और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है साइकोलॉजी को, और वहाँ के 15 वैरायटी साइकोलॉजी बतावे है, पर उन सारी वैरायटी को साइंस क्या कहे है वो एक कथा है, वो अपन साइकोलॉजी से भी पढ़ सके हैं। पर उनके वह प्रॉब्लम की महाप्रभु जी ने कैसे सॉल्यूशन सोची है, वो अपनी प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम है, वो भी अपन को देखनी चाहिए। तो अपने को पता चले कि आखो अपना ईगो मैनेजमेंट को प्रोग्राम महाप्रभु जी को क्या है, पर वो आज नहीं हो सकेगा, कल बताऊंगा। थोड़ा आज इंटरवल कर लें, वाके बाद अपन करें। अभी मैं अंदर गयो, अनकॉन्शियस के बारे में बात हो रही थी, तो बहुत एक मज़ेदार बात मुझको याद आ गई। आपको तुरंत अनकॉन्शियस को स्वरूप समझ में आ जाएगा कैसा है। हमारे जो बड़े जमाई अंकित जी हैं, उनने मुझको बताया कि उनके उदयपुर में एक वोहरा जी हैं। वो एक दिन वो और अंकित जी साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो अपर बर्थ पे वोहरा जी ने दूध की बोतल मंगवाई और पी के 70-80 बरस के वोहरा जी, तो दूध की बोतल में दूध पी के और सोए। तो इनको बेचारे इनको हंसी आ गई कि ये क्या नाटक है, गुस्सा हो गए। वो हंसते क्या हो, इसमें क्या कोई बुरी बात है क्या दूध की बोतल में दूध पीना? अपने को हंसी आवे, पर क्यों ऐसा हुआ, ध्यान से समझो। वहाँ को मूल रहस्य आपको बताऊं कैसे अनकॉन्शियस काम करे। वहाँ को एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि बचपन में बच्चा के दांत आने शुरू हुए, वह वक्त वहाँ को कुचर आवे मसोड़ा में। वह कुचर को मिटाने के लिए कुछ तो वह कुछ चाबने के लिए चाहिए, और वो कुछ चाबने के लिए चाहिए वासु की कुचर मिटे। अब वहाँ में जो दूध और आना शुरू हो जाए, तो वो बच्चा जो है वो दूध पीने लग जाए वासु। अब वो गलती से वाकू कोई हेल्दी ब्रेक जंक्शन पे वाकू रिमूव नहीं की, तो वो आदत 70-80 बरस तक चले, फिर नींद आनी बंद हो जाए यदि दूध की बोतल में दूध नहीं पिए तो वो अब अनकॉन्शियस जो है वो या तरह से अपने को गवर्न करे, क्या वो दूध की बोतल पिए तब वाकू नींद आवे। ऐसे बहुत सारे अपने पॉइंट भी होंगे, अपन को वोहरा जी पे हंसी आवे, पर अपने भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे कि वो बचपन के अपने हैंगओवर हुए हैं, जिन हैंगओवर के कारण अपने को सोनो खानो। अक्सर सास बहुन के झगड़ा काय बात के लिए हो, क्योंकि माँ जो है वो कोई एक तरह को टेस्ट डेवलप कर दे बेटा में, और वो टेस्ट बेचारी वो औरत बना नहीं पाती हो, फिर ऐसे झगड़ा हुए, और वो कह के नहीं गमतू, और वो कह के नहीं गमतू, मावड़ियो छे सालो। वो बेचारी अपने वहां से कोई टेस्ट डेवलप करके आई हो ना, जो वहाँ के माँ बाप ने वहाँ को डेवलप की हो। अब वो दोनों टेस्टन के कन्फ्रंटेशन हो, यहाँ वहाँ को एप्रिसिएशन नहीं मिले तो वहाँ को ईगो हर्ट हो जाए कि एक तो सुबह से बाहर झोंकू और वो पाछे पसंद नहीं आवे, माँ की बनाई हुई रसोई पसंद आए, वो भी बेचारो क्या करे, वहाँ ने वही टेस्ट लिया है तो वहाँ को वही सेटिस्फैक्ट्री लगे, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे। तो या तरह से जो अपना ईड है ना, वो अपने भीतर काम करते हुए अनकॉन्शियस प्रेशर के कारण, क्योंकि वो जब अनकॉन्शियस में चली जाए बात, तो वो पार्ट ऑफ द मैंने अपना आँखों पर्सनालिटी हो जाए है, और बहुत डीपर पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी हो जाए करके वो अपने आँखें को कोर्स को गवर्न करती होवे, और कोर्स को गवर्न करे तो नेचुरली फिर वो दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करना आदमी नहीं चाहे।
सीधो से वाको रहस्य ये है। मैं समझूं कॉन्शियस की बात आपको, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ईड और सुपर ईगो की बात आपको समझ में आ गई हो तो अपन आगे बढ़ें। क्योंकि अपन ने ये बात ये नहीं करी है कि अपने को फ्राइड समझना है, पर अपने को ये समझना है कि फ्राइड क्या कह रहे हो है और अपन क्या कह रहे हैं, कंपैरेटिव व्यू आपको समझना है। पाछे अपने विषय पे आने के लिए, या तो अपन खाली पिकनिक के लिए गए वहाँ पाछे घर पे लौटने के लिए एक आपको बात समझाना चाह रहे हूँ। पर ये समझ रखी होगी तो बात मेरी पूरी समझ में आएगी। देखो, बात अपनी स्टार्ट कहां से हुई थी, रिकैपिचुलेट करो। ब्रह्म की कोई हकीकत है, वह हकीकत में ब्रह्म को अहम की अवेयरनेस भई, वहां एको आ रहा है, कहना एको आ रहा है। तो ब्रह्म की कोई हकीकत है और वह हकीकत के कारण वह में अहम की जो अवेयरनेस आई, वो जो ब्राह्मिक अहम, और फिर वो कैसे पारमात्मिक अहम बन्यो, और वो कैसे भागवत अहम बन्यो, कैसे कार्ष्णी अहम बन्यो, और कैसे घर के ठाकुर तक वाको आखो एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट अपन ने देखी। वो मूल बात थी अपनी। और जो अपन बात बता रहे हैं, जैसे यहाँ भी आप समझ सको, ये फ्राइड के भी या में, कि कुछ जो अपनी अहंता को स्वरूप है वो क्रियात्मक नहीं होके तत्वात्मक है अपने भीतर। जो बायोलॉजिकल अपनी डिमांड्स हैं वो क्रियात्मक नहीं है, वो तो अपने बिल्ट इन सिस्टम के तहत अपने भीतर काम कर रही हैं। वो अपन कर नहीं रहे हैं, वो तो अपने भीतर हैं ही। कर अपन रहे हैं वो क्या, सुपर ईगो पाछो अपन नहीं कर रहे हैं, सुपर ईगो अपने पे कोई दूसरों कर रहे हो है। अपन जो कर रहे हैं अहंकार, वो कौन सो, ईगो वालो। अब देखो बात समझ में आएगी कि कुछ अहंकार अपने भीतर तत्वात्मक होवे है, कुछ अहंकार अपने भीतर जो है वो क्रियात्मक होवे है, कुछ अपने भीतर अहंकार कार्यात्मक होवे है। जो कल मैंने महाप्रभु जी की आपको बात बताई, कर्ता कारण कार्य, और जब कार्य अपन कह रहे हैं तो बिटवीन कार्य एंड कारण क्रिया इन्वॉल्व हो रही है करके अहंकार के 4 फैसेट बने हैं। वो मैंने अपने पहले के भी प्रवचन में बताया कि कर्ता, क्रिया, कारण और कार्य, ऐसे 4 पहलू जो बन रहे हैं अहंकार के, अहंकर्ता, अहंक्रिया, अहंकार और अहंकार्य। वो देखो यहां भी आपको समझ में आ सके है, ऐसी एनालिसिस है कि ये जो है अनकॉन्शियस जो लेवल पे जो अपना ईड काम कर रहे है, वो तो अपनो उपादानात्मक है, ब्राह्मिक रेफरेंस में नहीं, पर अपनो जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और अपनो जो ये साइकोलॉजिकल ईगो है और ये जो बायोलॉजिकल ईगो है, तो बायोलॉजिकल ईगो अपने साइकोलॉजिकल ईगो को उपादान बने हैं। आया ख्याल में? और जो ये ईगो है कॉन्शियस लेवल वालों, वो क्या है, उपादेय ईगो है। और ये जो है ये सुपर ईगो, वो क्या है, इम्पोज्ड ईगो है, जो अपने में प्लांट हो रहे है। तो वो अपने में भीतर से भी नहीं है, बाहर से भी नहीं, अपन ने अपनी क्रियात्मक भी नहीं है, पर वो क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्सिटी बताई, अपने आखे ईगो को कॉम्प्लेक्स बनाने वालों वो फैक्टर है कि अपन अपने ईगो में अपन खुद ही नहीं है और भी बहुत सारे मौजूद हैं। जब मैं कोई ईगो अपना समझ रहा हूं कि मैं ये हूं, तो बात निश्चित समझो कि मेरे मैं होने में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हैं। और वहाँ में मेरे दादाजी, मेरी माँ, मेरे काका, मेरे भतीजा, मेरे बड़े ताजी वगैरह और जिन जिन लोगों से मैं मिले होंगे बचपन में, उन्होंने जो जो कुछ सुपर ईगो मेरे में तैयार किए, वो सब मेरे ईगो के भीतर, मेरे कॉन्शियसनेस में, सब कॉन्शियस में मौजूद हैं। और वो जब मौजूद हैं और वो मेरे ईगो के साथ, ईड के साथ जब कन्फ्रंटेशन में आ रहे हैं, तो उनको मैं जो रिजॉल्व करूँ हूँ वह कन्फ्रंटेशन को जा वक्त अपने ईगो से, तो मेरे ईगो में वो सुपर ईगो और मेरो ईड छुपो भयो है। वो मेरे हर ईगो में
एक ईड और सुपर ईगो छुपे भयो है, और हर सुपर ईगो को और ईड को ट्रीट करने में मेरो कहीं न कहीं ईगो छुपे हुए गो, वैसे वो हकीकत और कहानी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाए है। ये मूल मुद्दा मैंने पहले से खुलासा कर दिया, तो याली अब आप आपको अच्छी तरह से यहाँ देख सको कि कैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी अपने ईगो में आ रही है। वो सिंपल ईगो नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स ईगो है, जो मेरे पहले दिन को टेबल जो बनाया तो वहाँ में मैंने बताया तो कि ये मिश्रित है। वो सिर्फ अपन कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, फ्राइड भी वाकू वही ढंग से कह रहे है, ये बात रियलाइज करो। अब जब ये बात आप रियलाइज करोगे तब आपको एक और अपने पाछे घर में लौटने के लिए मैं बताना चाह रहा हूं। क्योंकि अपन को जो उपादान है वो अपन बायोलॉजी में समाप्त नहीं कर रहे हैं। अपन जब उपादान की बात चर्चा कर रहे हैं तो अपन ब्रह्म तक जा रहे हैं। उन लोगों को उपादान जो है वो चर्चा बायोलॉजी में आके समाप्त हो जा रही है। अपने उपादान की चर्चा बायोलॉजी में समाप्त नहीं हो रही है, अपनी चर्चा उपादान की ब्रह्म तक जा रही है। सो अपने को जब भी उपादान और उपादेय के रिलेशन आपस में कंपैरेटिव इवैल्यूएशन के लिए देखने पड़ेंगे तो ब्रह्म तक जाना पड़ेगा और पाछा लौट के अपनी साइकोलॉजी तक आना पड़ेगा। सो अपनो कोर्स काफी लंबो है, माइंड इट। उनको कोर्स शॉर्ट है कि थोड़े से में वो बात पता सके। फ्राइड बायोलॉजी, और बायोलॉजी के बाद जो है वो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के बाद फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी और ऐसा साइकोलॉजी पे आके वो सर्कल पूरा हो जाए। पर अपना सर्कल तो इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ी यात्रा है अपनी। अपने सर्कल की यात्रा काफी लंबी है करके वो अपने को पूरी अब या फ्रेमवर्क में समझनी पड़ेगी कि ईगो कैसे अपनो स्वस्थ रहे और ईगो कैसे अपनो अस्वस्थ हो है। वो मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूं। तो अपन ने बात शुरू करी थी अहम की लीला से। अपनी बात शुरू हुई थी अहम की लीला से, वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। तो बना तो जाइयो, हाँ, जासू सबको दिखे। वो अहम की लीला अपने भीतर, एक बात ध्यान से समझो, अपने भीतर और अपन जा स्टफ से बने हैं वह स्टफ के भीतर भी। कल मैंने यही लिए आपको यह पॉइंट पे खुलासा किया तो कि चेष्टा माहु चेष्टते यस्य विश्वम। विश्व जो चेष्टा कर रहे हो, जड़ चेतनात्मक विश्व जो भी कुछ चेष्टा कर रहे हो है, वो चेष्टा कैसी चेष्टा है? मिनट के या सेकंड के कांटा के जैसी चेष्टा है। और वो जो चेष्टा वाने जो चेष्टा करी है वो कैसी चेष्टा है? जैसे घड़ियाल में क्वार्ट्स के जैसी या घड़ियाल में कमान के जैसी, वह तरीके की चेष्टा है। वो चेष्टा अपने यहाँ तक आते आते इतनी कॉम्प्लेक्सिटी एक्वायर कर ले है। तो वो चेष्टा माहु चेष्टते यस्य विश्वम जो बात बताई आपको, वह आधार पर एक बात समझो कि अपन जिन तत्वन से घड़े गए हैं उनमें भी तो वो क्रिया पैदा हो रही है ना। एक डेढ़ साल पहले मैंने वो गीत गोविंद की एक भूमिका लिखी है, कहीं से मिले तो लेके पढ़ी, और वहाँ में मैंने ये सारी बात बताई है कि कैसे कहाँ से वो आखो डेवलपमेंट हो रहे हो है। और वहाँ विषय में मैं अभी जा नहीं पाऊंगा, अननेसेसरी विस्तार होगा, पर कोई जिज्ञासा हो तो वहाँ से या कुछ देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे डेवलपमेंट हो गया है सारी बात को। पर अपन समझ सके हैं जैसे फिजिक्स के लेवल पे, केमिस्ट्री के लेवल पे, सब लेवल पे कैसे आखिर डेवलपमेंट है ह्यूमन पर्सनालिटी की और मधुर भाव की, वो आखिर मैंने एक साइकिल वहाँ में बताई है। वो वहाँ से देख सके जाको जिज्ञासा ज़्यादा होए। अपने यहाँ अभी अपने को इतना जानना पर्याप्त है कि वो अहम लीला के कारण जड़ चेतन दोनों में कुछ अहम क्रिया उत्पन्न हुए है। अब अपन तुम यो कहोगे कि जड़ में अहम क्रिया क्यों उत्पन्न हो रही है? जड़ में तो अहम है नहीं।
भाई जड़ में अहम नहीं है को मतलब जड़ में अहम तिरोहित है, रिसेसिव हो गया है, डोमिनेंट नहीं है। पर है नहीं ऐसे मत समझ लीजिए, क्योंकि वो अपनी थ्योरी नहीं है, वो रिसेसिव हो गया है, साइलेंट हो गया है। साइलेंट कैसे हो गया हो? जैसे अपन समझ सकें कि अपने कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के जो है वो 24 क्रोमोसोम, माँ के 24 क्रोमोसोम और बाप के 24 क्रोमोसोम लेके 48 हो जाए, पर जो क्रोमोसोम माने लिए नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरे 24 और 24, वो 24 जो हैं वो वहां में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यदि वहां में नहीं होए तो दादा को रंग, दादा की हाइट, नानी को नाक, पोता में कहां से आ सके? और आवे कि नहीं आ रही है? दादा की हाइट आ जाए, नानी को रंग आ जाए, नानी की नाक आ जाए अचानक पोता में, नाती में, कहां से आ रही है? तो माँ बाप में तो हती नहीं, आई कहां से? क्या एक्सीडेंटली आई? एक्सीडेंटली नहीं आई। वो जो नाक हती, वो जो हाइट हती, बच्चा ने अपने माँ बाप की हाइट पकड़ी, माँ बाप को रंग पकड़ो, समझो। पर अचानक पोता या नाती में आके दादा और नानी के जो कैरेक्टर आ रहे हैं, वो जो कैरेक्टर हते वो क्रोमोसोम में डोमिनेटिंग नहीं हते, रिसेसिव हते करके वो साइलेंट हते, भाई वो अब बोल नहीं रहे, चुप रह रहे हैं, वो अचानक नाता और पोता में प्रकट हुए हैं। एग्जैक्ट वही प्रिंसिपल यहाँ भी काम कर रहे हो है कि जो ब्राह्म को जो ब्राह्मिक अहम है, पारमात्मिक अहम है, भागवत अहम है, वो जा वक्त ब्रह्म जड़ रूप ले है, वह वक्त वो